Namaste to all and hi guys. No. First of all, welcome back to my channel जिसका नाम है द हीलर आयुषा का चैनल. मैं आपको बता देती हूँ कि ये अनदर टैरोट रीडिंग सेशन नहीं होने वाला है बिकॉज मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा था. दैट इज़ वाई आई कंटिन्यू डूइंग माई टैरोट सेशन रीडिंग. बट इन दिस सेशन, इन दिस एक्चुअली वीडियो जब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आपके साथ, इन दिस आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विद माई क्लाइंट्स. और यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ एक एस्ट्रोलॉजिकल वे में एक दो चीज़ों के बारे में, जहाँ पे दो एस्पेक्ट्स जब होते हैं तो उन एस्पेक्ट्स के कारण ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में. तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आपको अपना एक एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट के साथ कोई एक प्रोडिक्शन दी थी और वो चीज़ें कैसी वहाँ पे सेटलमेंट के जोन पे आ गई हैं. ओके. यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. ऐसे तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही करीब है दिल के बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना ज़रूर चाहूँगी कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्यों लग रही है. दैट इज़ वाई मैंने इसको थोड़ा सा अलग से वीडियो क्यों पेश किया. सबसे पहले बात करते हैं राहु एंड जुपिटर के बारे में. ठीक है. तो राहु, जैसे आपको पता है, एक मिस्ट्री प्लानट है, एक मिस्टिकल प्लानट है, एक सीक्रेटिव प्लानट भी है और एक ऐसा प्लानट है जो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो सब कुछ ले जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर राहु अगर आपकी अष्टम भाव में बैठा होता है तो अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु समटाइम्स क्या होता है कि आपको अगर अफ्लिक्शंस कुछ ज़्यादा ही हैं तो उस टाइम पे आपको गर्भ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे देता है बट स्टार्टिंग में. लेकिन जब वो आपको 2 या 3 साल के बाद, क्योंकि जुपिटर का टाइम आने वाला होता है, क्योंकि 2 साल राहु और उसके बाद फिर जुपिटर, देन जो महादशा जब जुपिटर की आती है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको परमात्मा जो देवताएं नवाज देते हैं आपको बेबी डॉटर्स के साथ. लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि डॉटर्स ही होती हैं, बट यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे एक लक्ष्मी, जैसे जो कहते हैं कि एक प्यारी सी बच्ची लक्ष्मी ज़्यादातर आ जाती हैं. मैं यहाँ पे जेंडर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यूजुअली ये प्लैनेट्स के ऊपर होता है, जो एस्पेक्ट्स वगैरह उनके ऊपर पड़ रहे होते हैं. ठीक है. मैं यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में डिस्कशन बताना आपको ज़रूर चाहूँगी कि जैसे मैं राहु का, मैंने बहुत सारे लोगों के चार्ट्स में देखा है राहु को चीज़ों को लेकर. तो जैसे मैं अभी आपको 8th हाउस का मैंने जो बताया है वो मैंने एक चार्ट में देखा था, तो मैंने आपको उस तरीके से उनको प्रेडिक्शन दी थी कि आपको इस टाइम के जोन में बेबी ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले उनको बहुत सारे मिसकैरेजेस हो गए थे. यहाँ पे राहु का जो काम है, क्योंकि राहु की डिग्री देखना बहुत ज़रूरी होता है, उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर उतनी ही ज़्यादा आपको हैप्पीनेस आएगी. लेकिन एक चीज़ बहुत है यहाँ पे कि राहु का एक सिस्टम बहुत है कि अगर आपको एक जगह पे अगर दुख दे रहा है तो एक जगह पे वो आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट भी कर रहा है. एंड दैट डिपेंड्स कि आप किस जगह से ज़्यादा अपलिफ्ट हो रहे हो. ओके. जैसे मैंने एक चार्ट देखा था तो उसमें उस महिला का, जैसे मैंने आपको बताया कि गर्भपात बहुत हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनको अल्टीमेटली बेटी हो गई, उनको डॉटर हो गई. बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है वैसे ये. लेकिन जो अपलिफ्टमेंट जो थी उस टाइम पे वो ये थी कि उनके ससुराल पक्ष से उनको इतना प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ा था. इतना मैं आपको बता दूं, बिकॉज क्या होता है कि सातवां घर होता है, सातवें घर के जो दूसरा अष्टम भाव होता है वो आपके ससुराल वालों के पक्ष में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि दूसरा भाव है तो सातवें से जो दूसरा आपका अष्टम में आएगा तो वो आपके ससुराल पक्ष का ही काउंट किया जाएगा. उस जगह पे वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत मुझे फील हुई ही नहीं. जब मैंने उसका चार्ट देखा था, जब मैंने उनको प्रोडिक्शन भी की थी, तो वहाँ से उन्होंने कहा भी था कि ससुराल पक्ष से उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. तो एक जगह से उनको एक रिलीफ था और एक जगह पे उनको प्रॉब्लम थी. अष्टम भाव हमेशा हमेशा देखा गया है कि बहुत ही सिक्रेटिव होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में बात करता है. और उसके अलावा भी अष्टम भाव में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही हिडन होती हैं. रिसर्च वर्क को भी देखा जाता है, एंड और ऐसे रिसर्च वर्क जो हम पीएचडी लेवल तक कर देते हैं. और समटाइम्स ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि अगर आप सीक्रेटिव फोर्सेस में चले जाओ एज ए स्पाई एजेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम 8th हाउस से देखते हैं. ससुराल का तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो वहाँ आपकी फैमिली वगैरह होती है, आपका धन, आपका सर्डन गेन्स, आपका सर्डन अप एंड डाउन फॉल्स भी.
ओके। लेकिन जब हम नाइन्थ हाउस की बात करते हैं तो नाइन्थ हाउस भी किस्मत का भाव होता है, लेकिन अगर राहु उस घर में बैठा होता है तो उस घर में बैठा हुआ राहु हमेशा अप डाउन देता है। यानी कि जब भी राहु की जब महादशा स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे उस घर में बैठा हुआ राहु उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो अप डाउन सिचुएशन देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर चलो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने राहु के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया कि बहुत ही मिस्ट्री प्लैनेट है, जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और नहीं तो फिर बिल्कुल ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है जुपिटर। ओके, सबसे पहले हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस चार्ट पे जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट नाइन्थ हाउस वाली मैं आपकी बात करने वाली थी। तो जुपिटर के बारे में बता देती हूँ। जुपिटर हमेशा एक्सपैंड करता है चीज़ों को, राहु भी एक्सपैंड करता है। जस्ट प्लीज आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट राहु ऑल्सो एक्सपैंड यानी कि कोई भी प्लैनेट के साथ बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है, यानी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जुपिटर ऐसा प्लैनेट है कि वो यूजुअली ही अगर आप देखते हैं साइंटिफिकली ही तो बहुत ही हैवी प्लैनेट है। ओके, सो हैवी प्लैनेट है, बहुत ही भारी गैसेस वाला प्लैनेट है। तो जुपिटर जहाँ पे भी बैठता है तो उस जगह को कंज्यूम होने में, उस जगह को भरने में, उस जगह को उस चीज़ की उस लत पड़ने की, आदत पड़ने की उस प्लैनेट की टाइम बहुत जल्दी लगता है। राहु बहुत जल्दी पिक करता है और जुपिटर को वहाँ पे टाइम लगता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जो जुपिटर है वो किस घर में बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी हैवी घर में बैठा है, यानी जॉब वाले घर में बैठा है, या फिर ऐसे घर में जब फिफ्थ हाउस में बैठा है, जैसे सपोज करो कि जहाँ पे जुपिटर कारक होता है। कारक कहाँ पे होता है? सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, नाइन्थ में, मतलब अपने घर में, 12वें घर में भी, 11th हाउस में भी, तो वहाँ पे कारक माना जाता है। ठीक है। और 10th हाउस में कारक नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा सा मारक माना जाता है। लेकिन कभी भी ये चीज़ को हम इसको समझना बहुत ही गलत बात है कि जब भी हम बात करते हैं या सुनते हैं, समझते हैं कि प्लैनेट्स कोई भी घर में बैठते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे वो अच्छा फल नहीं देंगे, ये चीज़ उल्टी हो जाती है, बिल्कुल एकदम ऑपोजिट हो जाती है। बिकॉज क्या होता है कि जब भी कोई प्लैनेट कहीं पे भी बैठता है तो उसका काम जो होता है ना, उसका काम उसके तरीके से ही अपने अपने ही हिसाब से वो काम करता है, लेकिन वो प्लैनेट फल ज़रूर देता है उस जगह के। और जुपिटर ऐसा प्लैनेट है, जुपिटर एक मात्र एक ऐसा प्लैनेट है कि जहाँ पे भी बैठा होगा हैवी, तो वहाँ पे हैवीनेस तो वहाँ डालेगा ही, दैट इज़ फॉर श्योर। हैवीनेस वहाँ डालेगा, भार डालेगा, लेकिन वहाँ पे शुभ फल भी प्रेजेंट करेगा। उसूल है एक दुनिया का, चाहे वो प्लैनेट्स का हो या कोई और प्लैनेट्स का हो या फिर कोई एक अलग चीज़ का हो, अच्छाई के साथ बुराई ज़रूर आती है। यानी कि सुख और दुख, जैसे मैंने कंटिन्यूटी में कहा था, वो ज़रूर आता है। ये चीज़ आपकी चली ही रहती है, चाहे वो प्लैनेट्स के ज़रिए आपको देखने को मिले या फिर किसी और तरीके से। तो जैसे हमने जुपिटर के बारे में कहा कि बहुत ही शुभ प्लैनेट है, शुभ फल देता है, जहाँ पे भी बैठता है वहाँ पे अति शुभ कर देता है, या तो बहुत ही हैवीनेस डाल देता है। यूजुअली जैसे मैंने कहा कि गैसेस वाला प्लैनेट है, अगर फिफ्थ में बैठ जाए तो आपको पेट में कोई दिक्कत दे सकता है। ठीक है। अगर 8th हाउस में अगर आ जाए तो चलिए वो उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन जब हम जुपिटर के बारे में और अगर डिस्कशन करें तो जुपिटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि लक्ष्मी दाता है। लक्ष्मी इन द सेंस कि आपको नॉलेज की लक्ष्मी, यानी कि नॉलेज की अबंडेंस, प्रॉस्परस कर देता है आपको। एक ऐसी साइट है जहाँ पे भी गुरु बैठता है और जहाँ पे भी उसकी दृष्टि होती है, जहाँ पे उसकी दृष्टि होती है तो उस जगह को वो भर देता है, उस जगह के चीज़ों को इतना ज़्यादा अबंडेंट कर देता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कि ऊपर एंजलिक कृपा कहाँ से हो गई है। जिस घर में वो बैठा होता है वहाँ पे तो वो बाहर देता ही है, वो वहाँ पे तो चलो एक हैवीनेस है ही है, लेकिन जहाँ पे वो दृष्टि डालता है तो वहाँ पे उस जगह को लाइट कर देता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज करो कि मैं जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ हूँ। ठीक है। अब फिफ्थ हाउस तो बहुत अच्छा एक कारक माना जाता है, फिफ्थ हाउस। लेकिन क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में उन बच्चों को थोड़ा एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जुपिटर जहाँ पे भी बैठता है, स्पेशली कारक वाले घरों में बैठता है, तो वहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करने को, समझने को, और उस घर को, एनवायरनमेंट को समझने को थोड़ा सा एक टाइम देता है। नॉट इवन कारक बट अदर
हाउसेज ऑल्सो, तो वहाँ पे बैठ के उसको समझने को टाइम देता है। अब अगर बच्चे की एजुकेशन की बात की जाए तो अगर फिफ्थ हाउस एजुकेशन भाव में ही बैठा होगा तो उस एजुकेशन भाव में बैठा हुआ जो फिफ्थ हाउस होगा बहुत टाइम लेगा उस बच्चे को ये समझाने में, ये दिलासा दिलाने में कि तुम्हें एक्चुअली तुम्हारा लाइफ पर्पस क्या है। क्योंकि अगर हम मेष राशि की बात करें तो नाइन्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड का स्वामी अगर फिफ्थ में आके बैठ चुका है तो यानी कि वो तो बच्चे को बिल्कुल एक स्पिरिचुअल अलग सा ही ज्ञान देगा, एक फॉरेन एलिमेंट का ज्ञान देगा, एलियन ज्ञान देगा। वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा जो एक्चुअल रियलिटी में चल रही है। वो उस चीज़ को समझेगा कि मेरा सोल पर्पस क्या है, या फिर उस चीज़ से भटकेगा। और एक्चुअली ये चीज़ है भी है, क्योंकि स्कूल में पढ़ी हुई चीज़ें जो हम आज नहीं यूज़ कर पाते हैं या कुछ चीज़ें यूज़ कर पाते हैं, यानी ABCD और जो सेंटेंस मेकिंग चीज़ें हैं, बट अगर जो +2 और +1 में पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको याद रहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑल्सो लाइक अगर आपने बायोलॉजी रखी होगी 10th में, आपने SST रखी होगी, तो वो चीज़ बिल्कुल अलग है। अगर आपने IAS वगैरह का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर जुपिटर अगर जैसे फिफ्थ हाउस में बैठ चुका है और अगर मैं जुपिटर हूँ तो मुझे आएगी बचपन में थोड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। और मुझे आएगी कि मैं थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करूँ, समझूँ, उसको नरिश करूँ अपने आप को, आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में, आगे किस तरीके से तरक्की करनी है। नहीं समझ आती हैं चीज़ें तो आप फेल हो रहे हो। लेकिन जुपिटर की जो नज़रें होती हैं जहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ और आप 11th हाउस में बैठे हो, जैसे जुपिटर की 5th 7th और 9th दृष्टि होती है, तो ये 3 दृष्टियाँ जब भी जाती हैं जिस घर में भी जाती हैं, यानी कि 1st 11th और 9th में जा रही हैं यहाँ पे इस पोजीशन में 5th से, तो इस घर को वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देती हैं, बहुत ज़्यादा। कभी भी आपने नोट किया है कि आप ऑडियंस में बैठे हैं और आपको कभी ये चीज़ लकी फील हुई है कि आपको बार बार एक ही दृष्टि से वो जो सामने प्रवक्ता है, यानी कि जो इंसान जो बोल रहा है, वो आपको देख रहा है और उसके अलावा एक दो एनर्जीज को और देख रहा है, उसके अलावा उसको चीज़ें याद रहेंगी भी नहीं, वो 3 साइड्स को ज़रूर देखेगा, क्योंकि वो एनर्जी उसके अंदर इतनी ज़्यादा है, क्योंकि वो भी 3 दृष्टियाँ ही फॉलो करवाएगा और 3 दृष्टियों से ही काम करेगा। ये एक्चुअल में टेंडेंसी है और ये एक्चुअल में होता है। आप इस चीज़ को हमेशा फील करके देख लीजिएगा। जब भी आप कोई लेक्चर दे रहे होंगे तो आपका ध्यान 3 चेहरों पे ज़रूर जाएगा, 3 चेहरे या 2 या ऐसा कोई चेहरा जहाँ पे आपको कभी भूलेगा ही नहीं। आपकी नज़र भी उन 3 चेहरों पे ज़्यादा जाएगी, आपको याद भी वही 3 चीज़ें ज़्यादा, 3 चेहरे ज़्यादा रहेंगे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर आपने किसी क्राउड में जाना है तब। अदरवाइज अगर आपको अपने पे फोकस करना है देन आप फिर पहाड़, सड़क और पेड़ किसी को देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी दृष्टि चलेगी ऑब्वियसली, तब आपकी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैंने वो जो टिपड़ा था उसका प्रिडिक्शन किया था। तो मेरे पास वो कुंडली आई थी, उनका एक सवाल था कि मुझे किसी इंसान से प्यार हो गया है, ठीक है, तो उस इंसान के साथ मेरी जो लाइफ है आगे वो सेटल कैसे होगी, और होगी भी तो कितनी आगे तक जाएगी, और इसी इंसान के साथ मेरा शादी होगा कि नहीं होगा। अब क्या था, मेष लगन की कुंडली थी, ठीक है, मेष लगन की कुंडली थी और उस कुंडली में जैसे जुपिटर 5th हाउस में बैठा था, 9th हाउस में राहु बैठा था, ठीक है। मैं सिर्फ 2 प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ, बाकी तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी कि बाकी जो प्लैनेट्स थे वो कहाँ बैठे थे, ठीक है। तो जुपिटर 5th में बैठा था और 9th में बैठा था राहु, मेष लगन की कुंडली थी, ठीक है। काल पुरुष वाला कुंडली जब हो जाता है ना तो फिर बहुत ही दिक्कत नहीं होती समझने में, आप यूँ प्रिडिक्शन देने में थोड़े सफल हो जाते हो, ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चन था, जब मैंने उसी क्वेश्चन को देखा, महसूस किया, तब मैंने देखा कि ओके फाइन, उसका मंगल का दशा चला हुआ है, लास्ट 2 ईयर्स रह गए हैं, लास्ट 2 ईयर्स के बाद उसका राहु का टाइम आने वाला है, ठीक है। और राहु कारक होता है सडन इवेंट्स का, सडन मैरिज भी होना, सडन करियर, सडन जॉब, सडनली कुछ ना कुछ, ओके। क्या था, उसका मंगल का टाइम चल रहा था, मंगल का टाइम चल रहा था और जिस समय वो उस लड़के से मिली थी वहाँ पे शुक्र का टाइम चल रहा था, ठीक है, और वो कंजंक्शन में ही थे दोनों बैठे हुए।
सो यहाँ पे जब मैंने देखा कि उसका मंगल का टाइम था, तो मैंने उसके टिप्पणी पे देखा, उसके कुंडली में देखा कि उसकी महादशा मंगल की थी। तो मैंने क्या किया, 10th हाउस को लगन पे ले आई। अब 10th हाउस अगर लगन में आ जाता है, अगर किसी को अंडरस्टैंड करना हो, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अगर इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो आप क्या करिए, जिसका भी महादशा चला होता है ना, कोई भी प्लैनेट हो, तो उस प्लैनेट को उठा के फर्स्ट हाउस में रख दीजिए। ठीक है। जब आप उस प्लैनेट को फर्स्ट हाउस में रख देते हैं, तो वो जो प्लैनेट्स होते हैं ना बाकी, तो वो उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो एक्चुअली वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो जिस तरीके से वो रह रहे होते हैं। स्वभाव नहीं चेंज होगा, लेकिन जो थोड़ा टाइम होता है ना इंसान का, वो चेंज हो जाता है कि बंदा क्या हो जाता है उस टाइम पे। इंसान का पूरा संतुलन, जो समाज है, आसपास की सराउंडिंग्स हैं, सब हिल जाती हैं। ओके। सो जब मैंने ये चीज़ किया, 10th हाउस को मैंने जब लगन पे रखा, तो 5th हाउस ऑटोमेटिकली 8th में आ गया, और राहु चला गया वहाँ पे, यानी जुपिटर आ गया हमारा 8th हाउस में, और जो राहु होता है वो चला गया हमारे 12th में। राहु चला गया फॉरेन एलिमेंट में, तो मैंने उसको कहा कि क्या वो फॉरेन से कोई अदर रिलीजन, ऐसे कोई कंट्री, ऐसे समथिंग लाइक। देन शी सेड यस, हाँ। उसके बाद जब मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा जो रिलेशन है, तुमने एक्चुअली किसी को बताया ही नहीं है, तुम मुझसे इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा डाउट्स हैं कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। एंड शी सेड यस, हाँ ये भी चीज़ सही है। एंड उसने किसी को भी नहीं बताया था, और वो किसी को भी अगर बताती है तो ये चीज़ बताती है कि बस हम मिले थे, बस कुछ नहीं हुआ, बस ख़त्म, कुछ नहीं, बस ऐसे ही था, नॉर्मल था। जुपिटर का 8th हाउस में आना और ऐसा सवाल पूछना, और ये जो सिचुएशन है जहाँ पे मंगल भी अष्टम दृष्टि डाल के बैठा हुआ है जुपिटर के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 10th हाउस में मंगल बैठा हुआ है और कारक होता है और बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको थोड़े अच्छे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दूंगी, बट उससे पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा कवर कर दूँ। जो सिचुएशन मैंने वहाँ पे देखी और उसको मैंने बताई कि जुपिटर जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है और 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो जब ये सिचुएशन आती है ना, तो वहाँ पे एक फॉरेन एलिमेंट के साथ आपका कोई कनेक्शन होता है, लव स्टोरी कनेक्शन होता है, क्योंकि जुपिटर का वो घर है। और उस जुपिटर के घर में अगर राहु चला गया है, और राहु अगर नहीं पे गया, तो काल पुरुष के हिसाब से जुपिटर का ही घर है वो माना जाता है। और 9th में भी जुपिटर बैठा हुआ, तो वो फिर से राहु जुपिटर का ही घर हुआ, जुपिटर का ही नंबर हुआ। और जुपिटर बैठा है जाकर अभी 8th में, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे हिडन चीज़ें होती हैं। तो उनका एक हिडन लव अफेयर था, जो कि हिडन प्लेस में था, और एक ऐसी वर्किंग एनर्जी में भी था जहाँ पे वो एक तरीके से बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी में वो मिले, उनसे बात हुई, एक टाइम का रिश्ता था, उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था, एंड उनका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना। लेकिन वो कनेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ मंगल थोड़ा सा कट हो गया, बिकॉज मंगल का जो काम होता है वो चीज़ें कट करना होता है एक टाइम पीरियड के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका जो टाइम का पीरियड था, मैंने उनको बताया था कि आफ्टर 1.5 ईयर और 2 ईयर यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगी। और वो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई, उनकी लाइफ में इतने सारे अप डाउन आए, लेकिन वो जो अफेयर था वो आज भी उस इंसान ने छुपा के रखा है सबसे। और वो जो चीज़ है ना, वो धीरे 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 अपने आप ही अनकवर हो रही है, क्योंकि वो इंसान तो नहीं कह रहा है, लेकिन वो जो चीज़ होती है, यानी कि जो प्लैनेट होता है, वो धीरे 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 आगे 9th में ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि राहु, याद करो, 12th हाउस में है, और 12th हाउस का राहु जब फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो फिर वो चीज़ों को बिल्कुल सामने लेके आ रहा है। और 8th हाउस की जो चीज़ है जब 9th में जा रही है, तो 9th में जाने के बाद जो जुपिटर का अपना ही घर होता है, यानी कि किस्मत का हाउस, यानी कि अलग चीज़, एक अलग सडन इवेंट, तो वो चीज़ बिल्कुल सामने आ रही है। यानी कि वो चीज़ आप नहीं भी कहोगे, तब भी वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंच जाएगी, और लोग आपको कुछ कमेंट भी नहीं करेंगे, बिकॉज जुपिटर की दृष्टि ही ऐसी होती है। नहीं, राहु को कोई भी उंगली नहीं करता है, ना ही दिखाता है। सॉरी, जुपिटर को कोई उंगली नहीं करता है, ना ही दिखाता है। राहु को भी नहीं कर सकता है, क्योंकि राहु तो वैनिश्ड होता है, एक शैडो प्लैनेट है, तो शैडो प्लैनेट को कोई कभी उंगली दिखा ही नहीं सकता है।
सो जब ये दो प्लैनेट्स एक दूसरे के ही घर में हैं, इन द सेंस एक दूसरे के, यानी कि जब वो उसके घर में था 12th हाउस में, और जो हमारा मिस्ट्री प्लैनेट वाला जो हाउस है जब उसमें जुपिटर था, तो वो एक दूसरे वाला ही हिसाब हो जाता है। तो वो चीज़ धीरे 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 लोगों को तो पता चल गई, लेकिन वो जो एक लव स्टोरी थी ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सो मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी कि जब भी आप कोई चार्ट देखते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है और किस तरीके से प्रिडिक्शन देनी है, और जुपिटर और राहु का यहाँ पे किस तरीके से तालमेल है। मैंने उसको प्रिडिक्शन दी है कि आपकी शादी ज़रूर होगी और उसी के साथ होगी। नाउ लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि जो मैंने प्रिडिक्शन दी है वो सही होती है, क्योंकि होगी। आई नो, आई हैव फेथ इन इट, बिकॉज अभी तक तो वो चीज़ सही गई है। सो लेट्स जस्ट सी, और मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी इस चीज़ को कि वो लव स्टोरी का आगे क्या हुआ। एंड यस, मैं अभी के लिए तो आपसे साइन ऑफ लेना चाहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर बात करूँगी। ओके, सो आज के लिए काफ़ी था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबके साथ आप इसको बांटिए, अपनी इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया है। ओके, सो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आपको किस तरीके का मेरा लगा वीडियो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव। एंड अगर टैरोट सेशन लगा तो मैं पक्का करूँगी, बिकॉज आई फील लाइक लविंग इट। ओके, सो बाय बाय एंड नमस्ते।